रेल में झोल की बात क्यों की जा रही है, सवाल इसी बात का है। पंकज जी का रुख करूंगा। पंकज जी, आपसे जानना चाह रहे हैं, प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास आऊं उससे पहले आप बता दीजिए कि ये फ्रेट कॉरिडोर की पॉलिसी समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं 10% हम आय बढ़ाएंगे, लेकिन ये आय कैसे बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर 2020 की बात करेंगे, एक और चुनाव निकल जाएगा, क्या पता आप आए या ना आए। नहीं, देखिए मैं फिर एक चीज़ आपको कह रहा हूँ कि देखिए आना है नहीं आना ये तो बेसिकली जनता के ऊपर है, लेकिन दूसरी चीज़ आपने कहा कि कैसे बढ़ाएंगे। देखिए उन्होंने बहुत साफ सा कहा, बेसिकली आप इस चीज़ को पूरा देखें आप कि पिछली बार का जो लक्ष्य था 1,41,000 करोड़ 1,41 लाख करोड़ रुपए जो है आय का लक्ष्य था, और 3.7% कम रहा, बाकी लक्ष्य पूरा हुआ। और उस लक्ष्य को यदि आप देखें तो अब की बार भी लक्ष्य, क्योंकि जो आपने अचीवमेंट किया, मैं ये कह रहा हूं 4.5% आप जो बोल रहे हैं, करोड़ों में बोलेंगे तो कितने होंगे, सवाल इस बात का। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं आप तो फीसदी पे रखिए ना, बाकी को मैं आपको आऊंगा फीसदी के ऊपर, जब आप आएंगे तो फीसदी पुराने रहे उसकी आप कंपैरिजन करेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा आपने कहा कि जहां कॉस्टिंग थी वहां उन्होंने बताया कि 8,720 करोड़ रुपए जो है बिल्कुल जो प्रोजेक्ट किए गए थे, जिन खर्चे किए थे उन पे जो है नेट सेविंग की गई उन खर्चों के ऊपर। तो ये जो चीज थी लगातार इन चीजों के बीच डिफरेंसेस हैं। देखिए दूसरी बात, पिछले टारगेट थे उनको पूरा नहीं कर पाए, आप नए टारगेट कैसे सेट करेंगे। आपको देखिए फिर मैं कह रहा हूं आपको, बजट में आज तक प्राइवेट बजट में यदि आप देखेंगे, यदि आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर का, मैं कह रहा हूं आप यदि वर्ल्ड के भी देखेंगे, बड़ी जो कंपनीज हैं उनके भी बजट फिगर से ऊपर नहीं जाते। बजट फिगर हमेशा जो है ऑप्टिमिस्टिक पे बनाए जाते हैं, और ऑप्टिमिस्टिक पे जब बनाने जाते हैं तो उनकी अचीवमेंट देखी जाती है कि रियलिस्टिक कहां तक वो पहुंचते हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं 1% 2% के डिफरेंसेस होते हैं, जो लोग पहुंच जाते हैं वहां तक, वो जो है बेस्ट कंपनीज होती हैं जिससे ये बात करनी है। मैं कह रहा हूं आदमी के लिहाज से बताइए आप तो। आज मैं ये बता रहा हूं ना, देखिए रेलवे का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, रेलवे का मैं कह रहा हूं सर, मैं यही तो कर रहा हूं कि रेलवे में जो बजट का बता रहा हूं बजट क्या चीज है। अब आपने कहा कि साहब बजट एग्जैक्टली बन जाता, यदि फ्यूचर बन जाता तो बजट ही नहीं कहलाता, वो एक्चुअल डाटा हो जाते, यदि आप बिल्कुल पूरे मानते हैं तो। कहीं ना कहीं बजट में या तो नई गाड़ियां राजस्थान को कितनी मिली आप बता पाएंगे। मैं कह रहा हूं देखिए नई गाड़ी की बात कर रहा हूं, पहले मैं आपको इसी चीज पे बता दूं। देखिए नई गाड़ी बता दूं आपको, अब तक जो बजट हुआ ये गाड़ियों की संख्या पर गाड़ी पर था। मैं कह रहा हूं दो चीजें मैं आपको बता दूं कि साहब क्या मिला। 2000 अभी इन्होंने पिछली बार में अभी कहीं था तो उन्होंने कहा कि साहब राजस्थान को कुछ नहीं मिला, और हमने 25 सांसद दिए। मैं पूछना चाह रहा हूं कि पिछली बार 21 सांसद थे, और मैं आपको डेट वाइज बताता हूं। 2009-10 का बजट पेश किया पहला वाला, उसमें जो है 808 करोड़ रुपए आपने जो है एलोकेशन किया बजट के लिए। उसके बाद में 2010 में 620 करोड़ किए, उसके बाद आपने 11-12 में 799 किए, और 12-13 में 597 किए, और 13-14 में 585। 14-15 का बजट हमारा शुरू का बजट था 542 किए, लेकिन 15-16 में 2511 करोड़ रुपए हमने जो है इसमें एलोकेशन किया, उसमें 1900 करोड़ रुपए खर्च किए, उसका जो है पूरा है। उसके बाद अभी जो 2016-17 में जो एलोकेशन किया वो 2802 करोड़ का एलोकेशन किया इस राजस्थान के लिए बजट के लिए। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं सर, जनरल बोर्ड में सफर करना पड़ता है। मैं बता रहा हूं सर, उस सब चीजों पे आ रहा हूं। आप सुबह जब अपन थे तो सुबह आप देखिए एक जो है कांग्रेस के जो सज्जन थे उन्होंने कहा था कि 2011 के बजट में हमने जो है सोनिया गांधी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का बांसवाड़ा वाला जो है शुरू किया था, उसमें हमने घोषणा की थी। और आप देखिए कि उसके बाद में आपके सामने कहा कि वो 2014 तक उसमें ऑफिस बनकर के तैयार हुआ, और सर्वे काम पूरा कर लिया। 3 साल में आप यदि सर्वे करेंगे बनाएंगे तो बजट क्या होना चाहिए। ठप कर दिया। मैं प्रताप सिंह जी से इसी पे बात कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं। प्रताप जी है मेरे पास, प्रताप जी इन्होंने कांग्रेस के प्रोजेक्ट की बात की, राजस्थान के लिहाज से बात करना चाह रहे हैं। डूंगरपुर रेल लाइन के लिए 200 करोड़ रुपए के बाद 1 रुपया नहीं मिला, सरकार ने इनकार कर दिया। राजस्थान के लिहाज से कैसा बताएंगे बजट को। देखिए राजस्थान के हिसाब से तो जीरो है, आपको पता है। सीधी बात लोगों के समझ में आनी चाहिए। कागज लेकर कांग्रेस की सरकार कागज लेके आज कागज लेकर कोई भी बैठ जाए, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि जो आपने सपने दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की, आप एक बात बताइए, लोग इंतजारी कर रहे हैं रेल बजट की, आने वाले बजट की लोग इंतजारी करते हैं। मोदी जी जिन मुद्दों और वादों के साथ चुनाव जीत कर आए वो सपने टूट गए। आम आदमी सीधा सीधा समझता है कि किराए कम हुए, क्या बोले नहीं हुए साहब, पहले ही किराए बढ़ा दिए थे। मंदी के दौर में आपने किराए बढ़ा दिए, माल भाड़ा बढ़ा दिया। बजट हमेशा जन कल्याण के लिए होता है, सरकार हमेशा जन कल्याण से चलती है, नफे और नुकसान से नहीं चलती। ये सरकार व्यापारियों की तरह सरकार चला रही है कि हमको तो सरकार को फायदा पहुंचाना है, खजाने को भरना है। इतना बड़ा पाप किया, पाप लगेगा मोदी जी को और पूरे बीजेपी वालों का। हाथ सुन लेना आप मेरे से, क्यों लगेगा। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सरकार ने आजाद होते ही, अंग्रेजों ने भी ऐसा काम नहीं किया, इन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने जो बच्चों का टिकट आधा लगता है वो खत्म कर दिया। मोदी जी ने सुरेश प्रभु को क्यों बनाया, कह रहे लोअर बर्थ रिजर्व करेंगे बुजुर्गों के लिए, क्या बुजुर्गों के लिए। मैं कह रहा हूँ बुजुर्गों के साथ बच्चे जाते, आप इनसे पूछो, और मैं बर्थ पे बाद में आऊंगा। ये क्या है, ध्यान हटाना चाहते हैं, ये क्यों चिल्ला रहे हैं, ये क्यों फ्रस्ट्रेशन है, ये दिस इज फ्रस्ट्रेशन। जैसे ही बच्चों की बात करनी प्रताप सिंह खाचरियावास में पता चल जाएगा, जो बच्चों का टिकट लेने जाएगा, बच्चों का टिकट आप नेशनल, अरे बच्चों का यार आप बकवास कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ बच्चों का टिकट नहीं हटाएगा, क्या बकवास कर रहे हो यार, बच्चों की बात बताइए।
बच्चों की फर्क हटाइए, बच्चों को सीट नहीं है, कैंसिल नहीं है, आधा टिकट अभी भी है। नहीं है आधा टिकट, आप कह दो कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, चलो टिकट में कहिए पूरी आप। सेट मिलती है। आधा टिकट चलिए, खत्म, नहीं आधा टिकट खत्म, बताइए, आप कहिए बताइए, मैं राजनीति ये छोड़ बेहद दूंगा। दिलचस्प ये फर्स्ट मुद्दा इंडिया है। पे जी, बुलवाइए, जी, बताइए। फर्स्ट इंडिया पे बुलवाइए आप, मैं कह रहा हूं, क्या मैं आपको राजनीति बजट छोड़ दूंगा, मैं अब कह मेरे रहा हूं, दोस्त आपको- नहीं है, नहीं, मैं मैं सब कह रहा हूँ आपको आपको कि ये उसमें आधा जो टिकट है- खत्म नहीं किया, नहीं, मैं कह रहा हूं, आधा टिकट खत्म नहीं किया, आप कहिए इसमें परिवर्तन क्या भाई किया। आप बोल क्या भाई क्या आधा भाई टिकट खत्म नहीं, क्या मैं आधा राजनीति टिकट छोड़ दूंगा? आधा टिकट है, हाँ। नहीं, आधा टिकट है, लेकिन बच्चों के लिए आधा टिकट है। नहीं, बटरी मिलेगी ना, बटरी मिलेगी, मैं कह रहा हूँ। अरे देखिए, कमाल आप कर रहे हैं आप, बट यही तो लेकर के क्या आप बात यूज कर रहे हैं आप। मैं आपको ये कह रहा हूँ, बट लेकर के यूज अब कर दोनों रहे हैं। बात आप क्या कर नहीं, बच्चों बताऊं मैं, बच्चों का नहीं, आधा नहीं, टिकट नहीं, खत्म नहीं, कर दिया। नहीं, आप कॉस्ट कटिंग नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं लंबाई तो एम्पाला आपने होनी चाहिए, लंबा तो मतलब ये बच्चों को देना नहीं चाहिए, और बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ सच को मैं कह रहा हूं, स्वीकार कहाँ करना से ये चाहिए चीज़? कि आपने बात क्या कर रहे हैं? आपने बच्चों की सुविधा खत्म कर दी। बच्चों को आधा टिकट मिलता था अंग्रेजों के टाइम पे भी, इन्होंने बच्चों का आधा टिकट खत्म कर दिया। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये हर जगह जो वादे किए, बातें की, अब फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए, मेरे मित्र है, छोटे भाई है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आकर नहीं, कांग्रेस गलती करेगी तो कांग्रेस का भी मैं विरोध करने की ताकत रखता हूं, दुनिया जानती है, मैं जिलाध्यक्ष हूं, कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन यदि कांग्रेस गलती करे, एक बीजेपी का मर्द ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हाँ जो उम्मीदें थी उस पर ये बजट खरा नहीं उतरे। पूरी तरह से आप और मानते हैं कहीं पर नाउम्मीदी भी- वाला है। नाउम्मीदी वाला, मैं कह रहा हूं इतना बड़ा मैंडेट, इतने बड़े वादे, इतने बड़े सपने, और उसके बाद आप जिन मुद्दों पर देश में आप पीपीपी बताइए- मोड, पीपीपी मोड पे बात कीजिए आप, PPP पीपीपी मोड क्या कामयाब रहेगा? ये सरकार की एक बात समझ लीजिए, ये सरकार चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार, मोदी जी और भाजपा हमेशा कहती थी कि हम एफडीआई के खिलाफ 100% एफडीआई होगी। अब ये सरकार बड़े बड़े टारगेट करती थी, बार बार चार्ज करती थी, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर कहती थी कांग्रेस ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई कांग्रेस तो हार गई, अब तुम क्या कर रहे हो बताओ, ने रिलीफ कहां दिया, जन कल्याण कहां पर है इस बजट में, रोजगार कैसे मिलेगा? आप रोजगार की बात नहीं करते, आप मंदी के दौर में रिलीफ देते। अब ये अच्छा बताइए, रेल किसकी होती है? गरीब की और मीडियम क्लास की। वो बैठता है वहां से, आप उसके मैं किराए उसी कम की करते। बात कर रहा था, मैं आज अंत्योदय कह रहा गरीब हूं, के लिए, आज- तेजस अमीर के लिए। आप मेरी बात सुनिए, आज भी लोग लालू को याद कर रहे हैं कि लालू यादव जिसको ये टारगेट करते हैं, उसके टाइम पे रेल में कभी किराए नहीं बढ़े, आते ही इन्होंने सबसे पहले मोदी जी ने क्या किया, आते ही रेल के किराए चलिए, मैं रेल मंडल से हमारे साथ है, लोग मौजूद हैं, मैं आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा, दोनों के पास लौट रहा हूं। उससे पहले यह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लालू यादव का मैनेजमेंट बेहतर बताएंगे या फिर सुरेश प्रभु का? देखिए, लालू यादव जी ने जब रेलवे का चार्ज लिया था तो उसमें एक प्रॉब्लम जरूर थी कि उन्होंने बिहार को भी पूरा ध्यान दिया, उन्होंने पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं किया। अभी वाला दावा बजट कर रहे थे घाटा निकाल दिया उन्होंने रेलवे का, जो नौबत है नहीं, वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे कि 76% था उस दौर में। वो फिगर्स का मैनिपुलेशन था ज़्यादा, वो बाद में पता चल गया था। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि जो वादे वो कर जो उन्होंने बजट में किया, बोला है, उनको पूरा करना जरूरी है। यदि वो पूरा नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत की बात है। और आम आदमी के लिए क्लासिफिकेशन वाली बात कहीं की है माथुर साहब? मैं अंत्योदय, तेजस, उदय, ये मैं- क्या है, समझ नहीं मैं पाए लोग। अभी जैसे डिस्कशन हुआ था, मैं पीपीपी मॉडल पे कहना चाहूंगा आपको कि ये देश गरीबों का है और मिडिल क्लास का देश है। रेलों के अंदर परसेंटेज यदि निकालेंगे तो 80% गरीब और मिडिल क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं। अब आप पीपीपी मॉडल पे जितना जबरदस्त जोर है, कोई भी व्यक्ति, मैं देसी भाषा में बोलूं तो बनिया, जो व्यापार करता है, जो पैसा लगाएगा, वो तो अपनी गारंटी लेगा कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट मिलेगा कैसे? लाखों करोड़ के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की और- बात तो और की है, प्रॉफिट जब मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, जब वो प्रॉफिट उसके अंदर जोड़ने की बात आएगी तो गरीब को 20 रुपए में अजमेर कैसे पहुंचेगा? आज की तारीख में आप देखें, रेलवे 20 रुपए में अजमेर ले जा रही है। आपका गरीब का ध्यान आपका रखते इशारा हुए। आम आदमी की पहुंच से दूर होगी रेल। यस, अगर पीपीपी मॉडल पे जबरदस्त जोर दे दिया सरकार ने, तो ये आम आदमी जैसे विदेशों के अंदर होता है, हमारे कई रिलेटिव जाते हैं, मेरे बच्चे भी वहां पे जाके हैं, वो कहते हैं ट्रेन में बैठना एक आम आदमी के लिए बहुत महंगा है। हवाई जहाज से साहब, क्या आम आदमी की पहुंच से दूर होगी सुरेश प्रभु की रेल? बिल्कुल, ये मैंने पहले भी कहा है कि आज की तारीख में अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तो जो आम आदमी एक पूरे अधिकार के साथ इस रेल में यात्रा करता है, वो अधिकार उसका छिनेगा, क्योंकि किराया बढ़ेगा, जमाने भर की सुविधाओं के साथ साथ उसमें जिस तरीके से वृद्धि होगी वो अपनी जगह अलग है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन या पीपीपी की जो बात की जा रही है, आज की तारीख में लोगों की प्राथमिकता क्या है?
स्टेशनों पे सफाई होनी चाहिए, गाड़ी में सफाई होनी चाहिए, लिनेन साफ सुथरा मिलना चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए, और ये तमाम काम प्राइवेट हाथों में है आज की तारीख में भारतीय रेल के। ठेके पर है। तो ठेके पर है, तो ये ठेके के काम से ही सबसे ज्यादा शिकायत है, और आने वाले समय में और ठेके पे काम देने की बात होगी। लेकिन इस बीच में पीपीपी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आपका फील्ड है, आप तो बताएंगे इसको। वो पीपी पे जो मैनेजमेंट करेंगे उनके पैसे से होगा वो पीपी। लेकिन जैसा कि मेहता साहब ने और माथुर साहब ने जो उंगलियां उठाई, उसका क्या, वो सवाल अभी भी अनसुलझे है। नहीं भाई, या तो पैसा क्या गवर्नमेंट के पास हो, या फिर वो कहीं बाहर से कॉर्पोरेट तो सेक्टर आम से आदमी ले। की पहुंच से दूर चली जाएगी रेल, नहीं, आम किराया आदमी बढ़ेगा। किराया बढ़ेगा, लेकिन बसों की तुलना में देखा जाए, रोड ट्रांसपोर्ट की तुलना में तो आज भी बहुत कम है, चौथाई किराए पे लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि कभी ऐसा है फ्यूचर कि में होगा। 400 स्टेशन पीपीपी मॉडल पर उनका मॉडर्नाइजेशन होगा, इसकी बात कही गई है। और प्लेटफॉर्म टिकट महंगे होंगे। इसकी पृष्ठभूमि में बिल्कुल साफ सुथरी बात यह है कि जितने भी स्टेशन है इनका कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन होगा, और यहाँ पर बड़े बड़े जो है शोरूम बनेंगे, यहाँ पे मॉल बनने की बात होगी, और वो सारा काम प्राइवेट लोग उसका मुनाफा कमाएंगे। मेरे ख्याल से पंकज जी अगर सुन रेलवे रहे हैं, पंकज जी वास्तव में सुन रहे हैं राजस्व जी। जुटाना चाहती है तो ये काम खुद करे और इनका कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन करके पीपीपी और मोड पर मुनाफा किसी कमाए। को भरोसा नहीं है। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानना चाह रहा हूं कि दरअसल इस बात को कैसे क्लियर किया जाए कि पीपीपी मोड आम आदमी के फायदे का सौदा साबित होगा। आखिर आप क्या समझते हैं इस मसले पर? देखिए, कोई भरोसा नहीं करना चाहता। नहीं, देखिए, मुझे लगता है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ठग रही है। नहीं, देखिए अश्विनी जी, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। खुद घिया जी भी जो है चार्टर्ड हैं। पिछली अभी जो है बिना बजट की बात करें, बजट के बाद में कोल इंडिया लिमिटेड से जो है एक एमओयू हुआ रेलवे का, जो पीपीपी मोड पे हुआ। उस पीपीपी मोड पे ये हुआ कि कोल इंडिया लिमिटेड का जो हालत ये थी कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास में पिछले 15 सालों से लगातार कैश रिजर्व्स बढ़ते जा रहे थे, और उन कैश रिजर्व्स के ऊपर यदि आमदनी देखेंगे टैक्स हटाने के बाद तो करीबन 5.4% बैठ रही थी, और यदि उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कॉर्पोरेट टैक्स को कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो 4% बेसिकली वो वापस रिवर्ट हो रही थी। उसको इन्होंने ये किया कोल इंडिया लिमिटेड ने कि रेलवे के साथ एमओयू किया पीपीपी मोड के ऊपर, और उन्होंने कहा कि वैगन्स हम बनाएंगे, वैगन्स बना दे कोल इंडिया लिमिटेड, वैगन्स हमें दे दे, ऑपरेटिंग हम करेंगे, और आपका जो कोल ट्रांसफर होगा। आप बिल्कुल सुरेश प्रभु की तरह तो नहीं बोल रहे कहीं पर, मैं नहीं समझ पा रहा इसका क्या असर होगा। मैं दे रहा हूं ना, देखिए आपको डब्बे मिल गए, आपको जो डब्बे आप नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आपका सबसे बड़ा फोकस जो है वो पैसेंजर्स के डिब्बे हैं। आप जो है फ्रेट पे तो पहले ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि पैसेंजर पे ध्यान देना पड़ेगा। आप बना नहीं पा रहे थे, आप 3 साल में डब्बे बना के तैयार करते। कोल इंडिया लिमिटेड के पास पैसा है, इसमें आम आदमी कहां एग्जिस्ट मैं ये करेगा? कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ना, कहीं कोई एग्जिस्टिंग नहीं है इसमें। देखिए मैं कह रहा हूं आम जोर आदमी तो को पूरा दे रहे हैं, नहीं, मैंने नहीं, लिखा है मैं ये तो भाषण कह रहा में पूरा। हूं, मैं ये तो कह रहा हूं पीपीपी मोड पे जिस आदमी को 4% जो है उसके शेयर होल्डर्स को मिल रहा था, वो बेसिकली सारा का सारा जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर के 1.25 करोड़ लोगों में जा रहा है फैसिलिटी में। तो कोई गलत चीज है क्या? दूसरी बात, आपने कहा कि जो पीपीपी मोड की बात की, सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा वो एलआईसी ने किया। एलआईसी ने आप देखिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। एलआईसी का म्यूचुअल फंड के बड़े जो है विशेषज्ञ बैठे हुए, हम लोग पार्टी से है, हो सकता है हम आपको गलत करें, लेकिन विशेषज्ञ बैठे हुए हैं आज जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एलआईसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने परसेंट जो लोगों को दे रहा है। आज यदि उसका इन्वेस्टमेंट हम उस कारोबारी बहस में नहीं, सीधा सा एक आम आदमी के लिहाज से बहस चाहता हूँ जी। उसका वो नहीं समझ पाएगा इस टेक्निकल टर्म को। उसका पैसा है, एलआईसी का पैसा, जनता का पैसा है। तो सर ये रेल किसकी है? कांग्रेस और बीजेपी की? पीपीपी की बात करो। लेकिन आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही है। मैं देखिए मैं फिर आप कह रहा हूं, यह गलत है। पीपीपी किसका है? पीपीपी किसका है? पब्लिक प्राइवेट चलिए, मैं प्रताप जी ब्रेक पर जाने से पहले आपसे भी इस बात पर कमेंट चाहता हूँ। पीपीपी मोड को लेकर बात की जा रही है, पंकज जी जिस तरह से सफाई दे रहे हैं, क्या साबित इस करेंगे? देश की जनता इतनी भली है, पीपीपी मोड अब इतने दिनों बाद, वो समझिए इस देश में एक बात समझनी पड़ेगी, जब से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अडानी और अंबानी को कैसे रिलीफ देना है, कैसे फायदा पहुंचाना है। राजस्थान में 72,000 बीघा जमीन, अडानी और अंबानी को 72,000 बीघा जमीन बिना किसी पैसे के सौर ऊर्जा के लिए दे दी गई। अब ये पीपीपी मोड के जरिए रेलवे को खत्म करने की तैयारी है। इस देश के लिए मैंने पहले भी कहा कि आप जन कल्याण में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। डेमोक्रेसी का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट। जन कल्याण वाला क्या ये बजट है? पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं आखिरी दौर में। रेल बजट को लेकर ये बहस का दौर जारी रहेगा।